Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा दूं। लास्ट क्लास में आप लोगों को पता है कि प्रेजेंटली हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है एंड विद इन दिस चैप्टर हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करा था दैट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से अभी तक मैंने आपको 2 मेथड्स की प्रैक्टिस करवाई, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सब लोग बताइए, आप लोगों को मोलैरिटी एंड मोलैलिटी टर्म्स क्लियर हैं? उनके फॉर्मूलेज अच्छी तरह समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. जूही, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से which is a better method of expressing concentration? Sir, molality is the better method of expressing concentration because when we consider molarity, it changes with temperature, but molality does not change with temperature; it remains constant. बिल्कुल सही बताया आपने। मोलैलिटी इज अ बेटर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। However, the molarity of a given solution changes with temperature because of the expansion or contraction in volume of a liquid. Molarity volume dependent होती है, लेकिन molality mass dependent होती है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस करा था कि 1 molar aqueous solution more concentrated होती है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको लास्ट क्लास में रिवाइज करवा चुका हूँ। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेनली न्यूमेरिकल्स करे थे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पे बेस्ड। मैंने आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के होमवर्क के लिए दिए थे, आप लोगों ने करे? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले बताइए, आप में से किस किस को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है? अभिराज, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? Sir, question 1.12. 12 में। बाकी तीनों कर लिए? Yes, sir. ओके। बाकी किसी को भी ये सब हैंड रेस करें हैं, एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर लिखकर भेजिए जरा, किसको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। लेट मी सी कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगा, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस वर सिंपल। उत्कर्ष को 1.5 में डाउट है, ओके। 1.6 में भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, ओके। 1.12 6, 5 and 12। चलिए, ओके ठीक है, मैंने आपके डाउट्स देख लिए। लेट अस डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने करे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने चारों क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि विच इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5 से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है वो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.5 में आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखी होती है तो ऊपर into 1000 करते हैं। यू ऑल नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। और मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स को हम फर्दर ओपन करें तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम WB अपॉन MB लिख सकते हैं। WB is the given mass of solute and MB is the molar mass of solute. This is MB। और नीचे है वॉल्यूम into 1000। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1.5, काफी लोगों ने 1.5 में डाउट बोला है, पर सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is this. ओके, 1.5 में डाउट था। दीक्षा आप माइक ऑन करिए जरा। Yes, sir. दीक्षा, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है? Yes, sir. Sir, नहीं, क्या चीज है सॉल्यूट? sir, sodium acetate. सोडियम एसिटेट। और हमें सोडियम एसिटेट का मास निकालना है, तो कैन यू टेल मी हमें कौन सी टर्म निकालनी है? Sir, इसमें से कोई टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। some moles. कैलकुलेट द मास, आप पढ़िए ना, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। मास ऑफ सोडियम एसिटेट मतलब WB निकालना है हमें, गिवन मास।
ठीक है, Yes, sir. ओके। एमबी हमें दे रखा है, एमबी इज द मोलर मास। आप क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी लाइन में पढ़िए, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट 82.0245 वो हमें गिवन है। Yes, yes, sir. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, पढ़ो दीक्षा, Yes, sir. 500 ml, ठीक है। Yes, sir. और मोलैरिटी भी हमें गिवन है 0.375 मोलर। Yes, sir. So it means 0.375 moles in 1000 ml of solvent. हाँ बिल्कुल, उसका मतलब वही है, लेकिन हमें सब वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मोलैरिटी की जगह हम सीधे 0.375 लिखेंगे, इज इक्वल टू W भी हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय एम भी हमें दे रखा है 82.0245, Yes. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दे रखी है 500 ml into 1000। Okay. देखिए एक ही बार में फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करके हम WB के लिए सॉल्व कर सकते हैं। Okay, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Got it. तो सब लोग इस तरह से करिए। देखिए जिन लोगों ने भी 1.5 के लिए हैंड रेज करा था, वो सब लोग बताइए आपको ये समझ में आया? रोहित, कृपा, उत्कर्ष, Yes. कृपा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो इसका आंसर अलीशा बताइए क्या आया था WB? 15.379. और सब लोग भी चेक करिए, सब लोगों का यही आंसर आया 15.37। Yes, sir. सर मेरा अरुणिमा, आपने करा था? 15.35 है तो सही है ना? हाँ हाँ, वो इट डजंट मैटर, डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। अरुणिमा आपने क्वेश्चन करा था? Yes, sir. अखिला? Yes, sir. ओके, चलिए 1.6 आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरह से करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 1.5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1.6 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 में बोला गया था कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per ml and the percentage of nitric acid is 69%। देखिए पहले तो मैं देखता हूँ 1.6 में डाउट किसको था। श्रेया शर्मा, श्रेया माइक ऑन करो। Yes, sir. श्रेया सबसे पहले मुझे बताइए क्या आपको ये पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के कि हमें क्या निकालना है? सर नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था। देखो इसमें सबसे पहली लाइन में लिखा है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोल अपॉन लीटर, मतलब मोलैरिटी। जब भी मोल पर लीटर बोल रखा हो ना, आप देखो ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, ठीक है, तो मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी। और अगर आपको कहा जाए मोल पर केजी तो मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी में मोल्स अपॉन मास होता था। सही है, तो श्रेया ये समझ में आया और बाकी सबको भी ये समझ में आया कि मोलैरिटी निकालनी है यहाँ पे। Yes, sir. अब एक चीज और देखो, सब लोग देखना, श्रेया यहां तक फॉर्मूला क्लियर है ना आपको? Yes, sir. आप बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी होता है कि नहीं? Yes, sir. नीचे वॉल्यूम की जगह हम मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं। सब लोग बताओ। यस सर। जिनका भी 1.6 के लिए हैंड रेज था वो सब लोग बताइए क्या ये फॉर्मूला यहां तक समझ में आ रहा है? अभिनव, राजपूत, यशस्वी, ध्रुव? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स की जगह WB अपॉन MB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज मोलैरिटी। अब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 69% HNO3 इंप्लाई क्या करता है? यशस्वी आप बताइए 69% HNO3 का मतलब क्या है? यशस्वी Yes, sir. 69% HNO3 का मतलब समझते हो? Yes, sir. 69% HNO3 present है solution में। मतलब क्या है 69% का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 69% मार्क्स आते हैं, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 69% मार्क्स आती है
तो इसका मतलब है 69 आउट ऑफ 100 आते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर HNO3 की कंसेंट्रेशन 69% है तो इसका मतलब है 69 ग्राम HNO3 in 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, जितना भी परसेंटेज दे रखा है उतना ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 69% का मतलब सब लोगों को समझ में आया? बोलो सब। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब मोलैरिटी इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना, बताइए WB की जगह क्या रखेंगे हम? WB 69 अपॉन मोलर मास HNO3 का आप इसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ऐड करके 63 आएगा। वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो हमने लिया 100, 69 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। ये भी समझ में आया? और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन में, पढ़िए कितनी दे रखी है डेंसिटी? 1.41 1.41 इन 2000। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, सारे फॉर्मूले को आपने एक्सपेंड करके सारी वैल्यूज एक बार में रख दिया और ऐसे सॉल्व करना था। बताओ ये समझ में आ रहा है जिनका भी 1.6 के लिए हैंड रेज था? Yes, sir. ध्रुव, अभिनव, आप लोगों को समझ में आ गया? yes sir सर मेरे को इसमें एक चीज वो पूछनी थी कि सर जो सॉल्यूशन अभी भी वो उसमें हो सकता है ग्राम में? सॉल्यूशन ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था। हाँ सर। डाउट क्या है आपका? मतलब कि सॉल्यूशन है तो इसलिए ये वॉल्यूम में होना चाहिए, आपको ये हाँ डाउट सर। है? हाँ सर देखो परसेंटेज जब दे रखी होती है ना, परसेंटेज में यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़िए। किसने पूछा? रोहित, आपने? सर मैं हाँ सर ये परसेंटेज से पहले एक वर्ड लिखा है, वो क्या लिखा है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है इतना मास इन 100 ग्राम। लेकिन अगर लिखा होता ना वॉल्यूम परसेंटेज, सब लोग ध्यान दीजिए, कई बार हो सकता है न्यूमेरिकल में लिखा हो वॉल्यूम परसेंटेज, तो अगर वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता तो आप लेते 69 ml इन 100 ml। ठीक है, तो परसेंटेज क्या दे रखी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर मास परसेंटेज दे रखी है तो आपको दोनों चीजें मास में लेनी है, और अगर वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है तो दोनों चीजें वॉल्यूम में लेनी होती हैं। ठीक है सर। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर बताइए। आकांक्षा आप बताओ आंसर क्या है? यहाँ करा था आपने? यस सर। बोलिए आंसर। सर मेरी वॉइस आ रही है सर? आपकी वॉइस हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप आंसर बोलिए। क्या बोल रही है सर? आपकी वॉइस बहुत कम है। और कोई बोलो आंसर। 15.37 15.37 15.44 नहीं आ रहा? Yes, sir. 15.44. Yes, sir. सर मेरा फोन 15.37 तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था ना, इसका तो 15.44 आएगा। यस सर, इसका 15.44 आ रहा है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो? क्लियर हो गया? अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इसे नोट कर लीजिए। एक सिंगल हैंड भी रेज नहीं हुआ है 11th क्वेश्चन के लिए, अभिनव आपने करा है बस, तो बाकी सब लोगों ने 11th क्वेश्चन करा हुआ है? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोगों ने तो बताया ही नहीं कि उन्हें किसी में डाउट है या नहीं है, जैसे तेजल आपने क्वेश्चन करा, किसी में कोई डाउट नहीं है, चारों हो गए? Yes, sir. परिनीत? Yes, sir. ओके चलिए हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सब लोग एक बार चेक करिएगा। What is the concentration of sugar in mole per liter? Again you can see mole per liter, तो क्या निकालना है? molarity Molarity. If it's 20 gram are dissolved in
enough water to make the final volume up to 2 liter. देखिए हम सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है, अगर लीटर में वॉल्यूम होती है तो हम ऊपर 1000 भी मल्टीप्लाई नहीं करते. सही है. नंबर ऑफ मोल्स को हमने ओपन कर दिया WB अपॉन MB एंड वॉल्यूम को नीचे वॉल्यूम में रहने देते हैं. देखिए यहां पे सॉल्यूट है शुगर C12H22O11. आप सब लोगों ने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया होगा. इसका मोलर मास आएगा 342. करा था कैलकुलेट? Yes, sir. तो देखिए WB हमें दे रखा है 20 अपॉन 342 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें दे रखी है 2 लीटर. बस इतना करना था सॉल्व. सब लोग ऐसे ही करे? Yes, sir. बताइए किसी को डाउट है इसमें? तो अनुराग, अभिनव, माधव, अनन्या, जूही सबने ऐसी करे? सागर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या है. अभिराज आप बताइए. अभिराज Yes, sir. Sir, 0.029 mole per liter. 0.029 आ रहा है. सबका यही आ रहा है? Yes, Yes. इसे भी नोट कर लीजिए. दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था. एंड नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मैक्सिमम लोगों ने डाउट रेज करा है. अभिनव, सागर, आकांक्षा, अभिराज, प्रीतम. 12 में काफी लोगों को डाउट है. यश. चलिए देखिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं. If the density of methanol is 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? प्रीतम आप अपना माइक ऑन करिए. यस सर. प्रीतम आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूट पता चल रहा है क्या है? सर मीथेनॉल. क्या आपको ये पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है? सर वॉल्यूम निकालनी है. किस चीज की? सर मीथेनॉल के सॉल्यूशन की. Methanol की वॉल्यूम. देखिए एक प्रीतम, एक तो ये वॉल्यूम होती है फॉर्मूले में, क्या हमें ये वाली वॉल्यूम निकालनी है? यस सर. नहीं, ये तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है ना. आपको मीथेनॉल की वॉल्यूम निकालनी है, यानी कि आपको सॉल्यूट की वॉल्यूम निकालनी है. यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, नॉट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो दे रखी है, आप पढ़ो. 2.5 लीटर दे रखी है क्वेश्चन में. ओके सर. पढ़कर देखो. needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution. मोलैरिटी भी दे रखी है, ये वाली मोलैरिटी भी दे रखी है, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है. ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालनी है. हम 2 स्टेप्स में करेंगे इस क्वेश्चन को. सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 12, सब लोग बहुत ध्यान से देखना. स्टेप 1, यहां पे हमारा सॉल्यूट है मीथेनॉल. मीथेनॉल होता है CH3OH. आप लोगों ने इसका मोलर मास निकाला? Yes, sir. yes sir. 32 आया. 32 है. आप देखो जरा ध्यान से. सबसे पहले स्टेप में ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और WB निकालेंगे. गिवन मास ऑफ मीथेनॉल निकालते हैं सबसे पहले. WB का मतलब होता है गिवन मास ऑफ मीथेनॉल. गिवन मास ऑफ मीथेनॉल. तो ये WB की टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा M मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू सब चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी इनटू MB. देखो मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.25, वॉल्यूम हमें दे रखी है 2.5 लीटर इनटू 32.
तो सबसे पहले हम WB, आप सब लोग देखो WB का यही फॉर्मूला आएगा ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू MBB ऊपर चला जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. किसी ने निकाला है WB अलग से? Yes, sir. 20 20 grams. 20 are. 20 grams. Yes, sir. 20 ग्राम। ठीक है, अब आप देखो स्टेप 2। आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो बेसिकली वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होगा। ठीक है, अब देखो डेंसिटी की यहां पे यूनिट देखो क्या दे रखी है, डेंसिटी हमें दे रखी है 0.793 kg पर लीटर। अगर डेंसिटी केजी में है तो मास को भी केजी में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो मास जो हमारा है 20 ग्राम, इसे केजी में कितना करेंगे, 20 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, बोलो Yes, sir. Yes. कोई डाउट है पहले तो बताओ, किसी को डाउट है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों से पूछ रहा हूं। Yes, sir. समझ आ गया. Yes, sir. Yes, sir. क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻³ kg, ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखो यहाँ पे मास ऑफ, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है ना, हमें VB निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाला 20 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी हमें दे रखी है सॉल्यूट की 0.793 kg पर लीटर। ऊपर केजी था, नीचे केजी पर लीटर था, तो ये आपका लीटर में आंसर आया। बताओ ऐसे करा था सब लोगों ने या नहीं? Yes, sir. और जिनको डाउट था उन्हें समझ में आ रहा है क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. हमें यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट की वॉल्यूम निकालनी थी, और सॉल्यूट की वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट की डेंसिटी। सॉल्यूट का मास मतलब WB, अभी हमने WB निकाला और उसे हमने केजी में रखा। केजी में क्यों रखा? क्योंकि मैं डेंसिटी केजी में दे रखी, या फिर आप डेंसिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, एक ही बात थी। ठीक है, तो हमने मास को केजी में कन्वर्ट कर लिया, डेंसिटी को भी डेंसिटी केजी में दे ही रखी थी। बताइए फाइनल आंसर क्या आया इसे सॉल्व करके? 0.02522. 0.02522 Liters. 0.02522 लीटर्स, यानी कि 25.2 ml। Yes, sir. बताइए 25.2 या 25.3 ml के आसपास आंसर आएगा। आ रहा था सबका जिन्होंने करा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब बताइए आप सब लोग ये चारों न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए आप सभी लोगों को? अब तो किसी का डाउट नहीं बचा ना इन चारों में कोई? No. No, sir. चलिए, सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, बताइए। ये क्वेश्चन था, इसमें हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर फिर वेट निकाल सकते थे ना? कौन से वाले Multiply क्वेश्चन में? सर सेम क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन में हाँ पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे। देखिए ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज आप पहले NB निकाल लो, फिर NB जो आएगा उसको आप MB यूज करके WB निकाल लो, आप उसे स्टेप्स में कर लो, एक ही बात है। ओके श्रेया, सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब मैं आपको बाकी के 3 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन करवा रहा हूं। आपको बताएं कि टोटल हमने 5 मेथड्स पढ़े थे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। पहला था मोलैरिटी, दूसरा था मोलैलिटी, बाकी के 3 नाम याद हैं किसी को? कौन कौन से थे? Yes. Mole Mole fraction. fraction. Mole fraction. मोल फ्रैक्शन, Parts per मास million. परसेंटेज Mass एंड percentage. मास। तो अगली तीसरा मेथड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन। थर्ड मेथड इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x होता है ना, x की ही एक टेल बड़ी कर देते हैं पीछे,
ठीक है, x की एक टेल एलोंगेट कर दी, उसे इस सिंबल को बोलते हैं काई, CHI काई, सो वी कॉल इट काई। ठीक है, तो काई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। अब इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा सब लोग ध्यान से, सुनना पहले मेरी बात ध्यान से। देखो आप लोगों को पता है कि अगर हमसे किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है, तो मोलैरिटी हम किस चीज की कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाली जाती है। इसी तरह से आपसे अगर मोलैलिटी पूछी जाती है तो किस चीज की पूछी जाती है? मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यू ऑल नो कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी हैव टू बी कैलकुलेटेड फॉर होल सॉल्यूशन, पूरी सॉल्यूशन की मोलैरिटी या मोलैलिटी निकलती है। लेकिन अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आएगा, तो मोल फ्रैक्शन पूरी सॉल्यूशन का नहीं निकलता, मोल फ्रैक्शन या तो सॉल्यूट का निकलता है या सॉल्वेंट का निकलता है। तो मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का निकलता है, टोटल का नहीं निकलता, पूरी सॉल्यूशन का नहीं निकलता। उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन वो पूछा जाएगा आपसे। सही है, तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखिए सब लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, mole fraction of a component is the moles of that component, is the moles of that component, mole fraction of a component is the moles of that component divided by total number of moles in solution, divided by total number of moles in solution. Divided by total number of moles in solution. सर Yes, बताइए। सर मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर सकता हूँ सर, वो मेरा नेटवर्क इशू है। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लीजिए। सो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी का मिस हुआ है तो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट काई बी, अगर हमें काई बी निकालना है, तो जिस भी चीज की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। ठीक है, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको याद है ना, B मतलब सॉल्यूट और A मतलब सॉल्वेंट। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। फ्रैक्शन, आप देखो फ्रैक्शन मतलब रेशियो, फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो? जिस भी चीज का आपको फ्रैक्शन निकालना है वो आउट ऑफ टोटल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूलेस नोट करिए। सब कर लिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फॉर्मूले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड कर सकते हैं आप। देखो अगर इन दोनों फॉर्मूलेस की राइट साइड को, ये जो साइड्स हैं, इन्हें हम ऐड करें, तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा? यस सर। ऊपर भी Na प्लस NB आ जाएगा, नीचे भी Na प्लस NB आ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 आएगा हमेशा? Yes, sir. Yes, sir. देखो इट इज क्वाइट ऑब्वियस। आप लोगों को पता है जैसे परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, अगर हम सारी चीजों की परसेंटेज निकाल के ऐड कर दें तो टोटल 100 आता है ना। तो जैसे परसेंटेज का सम 100 होता है, वैसे ही फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। फ्रैक्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन का सम 1 होता है। ये तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। अगर टर्नरी सॉल्यूशन होती, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होती, 3 4 5 कितने भी कंपोनेंट होते, तब भी सबका सम टोटल जो होता वो 1 ही आता। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन भी नोट कर लीजिए। काई A प्लस काई B इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1।
Next method of expressing concentration is mass percentage. Mass percentage. देखिए, मास परसेंटेज भी मोल फ्रैक्शन की तरह इंडिविजुअल कंपोनेंट का निकलता है, ठीक है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, मतलब आप खुद लॉजिकली सोचो, मैं आपसे अगर परसेंटेज पूछूंगा तो मैं सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की ही तो पूछूंगा, सॉल्यूशन की थोड़ी ना पूछूंगा। पूरी सॉल्यूशन तो 100% है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना परसेंट है या सॉल्वेंट कितना परसेंट है, यही तो पूछा जाएगा। तो परसेंटेज इंडिविजुअल कंपोनेंट की होती है, पूरी सॉल्यूशन की नहीं होती। जैसे मोलैरिटी पूरी सॉल्यूशन की होती थी या मोलैरिटी पूरी सॉल्यूशन के लिए निकलती थी, परसेंटेज पूरी सॉल्यूशन के लिए नहीं निकलेगी। पूरी सॉल्यूशन तो हमें मालूम ही है 100% होती है। उस 100% सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना परसेंट है या सॉल्वेंट कितना परसेंट है, वो हमें निकालना है, ठीक है। आप देखिए, इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। इसकी डेफिनेशन लिखिए मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, mass percentage of a component is the mass of that component, is the mass of that component, mass of that component out of total mass of solution, out of total mass of solution, out of total mass of solution multiplied by 100. Total mass of solution multiplied by 100. Multiplied by 100. एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इनकेस अगर किसी का मिस हुआ है तो। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट out of total mass of solution multiplied by 100. देखिए बोर्ड पे, देखिए अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट WB। आपको पता है ना, गिवन मासेस को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो WB मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास WA प्लस WB इंटू 100। परसेंटेज में हमेशा इंटू 100 करा जाता है, फ्रैक्शन में इंटू 100 नहीं करते। फ्रैक्शन में हम सिर्फ रेशियो निकालते हैं, लेकिन परसेंटेज में इंटू 100 भी कर देते हैं। इसी तरह से अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट, तो उसमें बस WA ऊपर आ जाएगा, WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100। सो बताइए, दोनों फॉर्मूले समझ में भी आ गए ना? सर इसमें मेरे को एक चीज, आपने डेफिनेशन में नाम लिया, कंपोनेंट का क्या है इसमें मीनिंग? कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अगर आपसे कहा जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। किसी भी एक कंपोनेंट की आपको परसेंटेज निकालने के लिए आएगी। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहां तक? यस सर। Now we move on to the last method of expressing concentration, जो actually बहुत important method है। हमारा next method है, the last method of expressing concentration है parts per million। parts per million। पार्ट्स पर मिलियन। सर ऐसे तो मिलियन की बजाय कितने भी क्वांटिटीज ले सकते हैं, बिलियन, ट्रिलियन। हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिलियन एंड ट्रिलियन के अंदर तो बहुत ही नेग्लिजिबल सॉल्यूट रह जाता है। पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। आप ध्यान से सुनना, देखो पार्ट्स पर मिलियन
जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये बाकी पिछले चारों मेथड से काफी डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने 4 मेथड कौन कौन से करे? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन। उन चारों के कंपैरिजन में दिस वन इज वेरी डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट। क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में 3 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये जो पार्ट्स पर मिलियन है ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज सभी की डेफिनेशन लिखवाई, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है। दूसरा, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर पार्ट्स पर मिलियन, मैं आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं बताने वाला। तीसरा, पार्ट्स पर मिलियन कभी कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो फिर हम पढ़ी क्यों रहे हैं? ना इसकी कोई डेफिनेशन है, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो फिर आएगा क्या? ये यूज कैसे होता है, ध्यान से सुनना। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है when the solute is present in very negligible amount in very large excess of solution। बहुत लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन होती है, और उस लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन में बहुत ही नेग्लिजिबल सा, बहुत ही नेग्लेक्टेड सा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, बहुत माइन्यूट सा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो हम उसे पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हम कह सकते हैं? पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। द सॉल्यूशंस व्हिच आर एक्सट्रीमली डाइल्यूट, है ना, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब यही है कि सॉल्यूट बहुत कम है। सही है। और पार्ट्स पर मिलियन एक मेजरमेंट स्केल है। पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा मेजरमेंट स्केल है जिसकी आपको वैल्यू हमेशा दी जाएगी। आपको पीपीएम का मतलब बता दिया जाएगा, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल आपको पीपीएम पे बेस्ड आएगा, उसमें आपको कभी पीपीएम नहीं निकालना होगा। आपको उस वैल्यू को यूज करके मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी। जो हमने पिछले 4 मेथड पढ़े ना, हमें निकालने तो वही होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू यूज करी जाएगी बस। तो पीपीएम कभी निकालना नहीं होता, पीपीएम की वैल्यू को यूज करके दूसरे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन निकालनी होती है। पीपीएम का मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। पीपीएम की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका जस्ट एक इंप्लीकेशन है। एग्जांपल देख के समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। इफ अ शुगर सॉल्यूशन, if a sugar solution is 2 ppm, अगर मान लीजिए किसी शुगर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन 2 ppm है, तो इसका मतलब है 2 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये जो पार्ट वर्ड है ना, पार्ट का मतलब है ग्राम। ठीक है, यहां पे पार्ट ग्राम को रेफर कर रहा है। 2 ppm का मतलब है 2 ग्राम शुगर इन 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। 1 मिलियन का मतलब 10⁶। तो जितना भी पीपीएम दे रखा है ना आपको, पीपीएम की जो भी वैल्यू दे रखी है, समझ लो उतना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। तो पीपीएम का ये स्केल आपको याद रखना है, मीनिंग याद रखना है। पीपीएम का मतलब है कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि कंसेंट्रेशन इज 10 ppm, तो 10 ppm का क्या मतलब है बताइए, अकेला आप बताइए। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 10 ppm है, तो व्हाट इज द मीनिंग? 10 ppm का मतलब 10 gram of solute and 10⁶ gram of solution। एग्जैक्टली, जितना भी ppm होता है उतना ग्राम ऑफ सॉल्ट या उतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पीपीएम की कोई डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, पीपीएम की जस्ट एक इंप्लीकेशन लिखनी होती है। आप लिखो, मैं इसके बारे में एक स्टेटमेंट बोलता हूं। पार्ट्स पर मिलियन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इज यूज्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन is used for very dilute solutions, used for very dilute solutions, used for very dilute solutions in which the solute is very negligible. Yes, solute is present in very negligible amount. In which the solute is present
solute is present in very negligible amount. नेक्स्ट लाइन में ना इसका एक एग्जांपल लिखो. फॉर एग्जांपल if the concentration is x ppm, then x gram of solute is present in 1 million gram of solution. 1 million gram of solution. लिखा सबने? Yes, sir. देखो, पार्ट्स पर मिलियन पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा. देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन. और आप जितनी भी बुक्स खोलोगे ना, चाहे आप एनसीईआरटी खोलो या केमिस्ट्री की कोई आपने हेल्प बुक ले रखी हो, कोई रिफ्रेशर ले रखी हो, आपको पीपीएम पे बेस्ड सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा हर बुक में, और एग्जाम में वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है. देखते हैं एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन दे रखा है. आप अपनी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ओपन करिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं पीपीएम पे बेस्ड. आपको पीपीएम पे बेस्ड जरूर आएगा एक क्वेश्चन, और वो यही वाला आएगा जो मैं करवा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए भी और पढ़कर बताइए इस क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 1.17 17th क्वेश्चन. सर यस सर इसमें मास परसेंट निकालना है 15 ppm को यूज करके, 15 ppm को एज मास लेके, और इसमें मोलैलिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की. दो चीजें निकालनी है. मैंने आपको याद है, मैंने बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल पार्ट्स पर मिलियन पे बेस्ड आएगा उसमें आपको पार्ट्स पर मिलियन नहीं निकालना होगा. वो जो दूसरे मेथड आपने पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ निकालना होगा. मोलैरिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, उनमें से ही कुछ निकालना होता है. सो एक बार सब लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को. फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, मास परसेंटेज. मुझे आंसर चैट बॉक्स में भेजिए, देखते हैं किस किस को डाउट है. आर्यन सिंह, Excuse me, sir. यस सोनम. सर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर. सर इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो मैं बताता हूँ आपको. ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर. कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में बहुत दिनों तक हम थोड़ा लेते रहें तो उससे लॉन्ग टाइम में कैंसर कॉज हो सकता है. तो क्लोरोफॉर्म भी कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है. ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक जो भी चीजें कैंसर कॉज कर सकती हैं उन्हें कहते हैं. ठीक है, बट ये हमारे क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है. इस लाइन को आप छोड़ दो, आप सिर्फ वैल्यू को पढ़ो और सॉल्व करो. आर्यन सिंह. यस सर. आर्यन, आपने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा? नो सर. आपके स्कूल में क्या सर चल इट्स माय फर्स्ट क्लास. नहीं, आपके स्कूल में कोई क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई? नो सर, आई हैव टू टेक द एडमिशन इन 11th. ओके, आपको कुछ समझ में आ रहा है आर्यन थोड़ा बहुत? यस यस सर.
आ Yes, जाएगा। sir. मैं पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, आपको पिछला वाला भी धीरे धीरे करवा दूंगा। Okay, sir. ओके पुलकित, आपका आंसर मुझे मिल गया, दैट्स द करेक्ट आंसर। और सब लोग भी भेजिए, किसी ने आंसर निकाला? ओके चिराग, दोनों पार्ट्स के आंसर आपने भेज दिए। दीक्षा, ओके, ठीक है अर्नव। और जिसको भी फर्स्ट पार्ट में डाउट है, पहले तो फर्स्ट पार्ट ही करना है आपने, जिसको भी फर्स्ट पार्ट में डाउट है हैंड रेज करिएगा। ओके अमेश, प्रिया, तो सेकंड का भी भेज दिया। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर भेजा और सभी ने अब तक सही आंसर भेजा है। मुझे बताइए किसी को डाउट है? ओके इशिता, कृपा आपने आंसर में एक बार चेक करिए, आपने डेसिबल के बाद कितने जीरोस लगाए हैं। जस्ट चेक योर आंसर एक बार कृपा। Okay, sir. उत्कर्ष, उत्कर्ष ये फर्स्ट पार्ट का आंसर भेजा आपने मुझे? यस सर। दिव्यांश आपने बी पार्ट का भी भेजा? ओके बताइए किसी को डाउट नहीं है फर्स्ट पार्ट में? एनीबडी? उत्कर्ष आप अपना माइक ऑन करिए। यस सर। उत्कर्ष मुझे पहले ये बताइए 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है? That is 15 gram of chloroform is present in 10 raised to the 6 gram of solution. 10 raised to the 6 ग्राम ऑफ Solution. Chloroform solution. बिल्कुल सही। तो 15 ppm इंप्लाई करता है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है CHCl3। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। अब आप देखो उत्कर्ष, फर्स्ट पार्ट में हमें मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना है। Yes sir. तो मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि WB, B मतलब सॉल्यूट, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आपने कितना रखा? 15। Yes sir. वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 मिलियन इनटू 100, दैट्स इट, बस इतना करना है। तो 15 इंटू 10⁻⁻⁴ परसेंट। बताओ। Yes sir. कृपा आप बताइए, आपका ये नहीं आ रहा? सर मैंने गलती से जीरोस गलत लगा दिए। ठीक है, तो पॉइंट 15 से पहले 2 जीरो आएंगे, 0.0015। अब सब लोग सेकंड पार्ट करिए, जिन्होंने सेकंड पार्ट का आंसर अभी तक नहीं भेजा वो भेजिए, और जिसे भी सेकंड पार्ट में डाउट है वो मुझे हैंड रेस करिए, मैं बताऊंगा।
जिसको भी सेकेंड पार्ट में डाउट है हैंड रेज कर दीजिएगा, एक हैंड रेज हुआ है। इफ एनीबडी एल्स हैज डाउट तो हैंड रेज करिए। श्रीजन आपको आता है सेकेंड पार्ट? यस सर कर रहा हूँ। पुलकित आपने तो सेकेंड पार्ट भेज दिया था ना शायद? यस सर। तो हैंड रेज क्यों करा आपने? सर मेरा आंसर गलत है सर। सिर्फ 3 बच्चों को डाउट है, प्रिया, पुलकित, आकांक्षा, एनीबडी एल्स? सर मुझे पूछना था मास ऑफ सॉल्वेंट का, इसमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा। मैं बताता हूँ आपको, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सेकेंड पार्ट में वी आर सपोज टू कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए वी नीड number of moles of solute upon weight of solvent into 1000. Number of moles of solute को हम फर्दर ओपन कर लेंगे, WB upon MB divided by weight of solvent into 1000. अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, WB given mass of chloroform is 15. मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आई सपोज आप लोगों ने फॉर्मूले से निकाल ही लिया होगा, 119.5, यही आया था? यस सर। सर अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये जो आपको आइडिया नहीं लग रहा था ना प्रिया, देखो इसमें एक्चुअली में तो ये होना चाहिए, सब लोग देखो एक्चुअली में तो ये होना चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में से अगर हम सॉल्यूट माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट आना चाहिए, 1 मिलियन माइनस 15। बट यू नो कि 15 इज वेरी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ 1 मिलियन, क्योंकि 15 बहुत नेग्लिजिबल है 1 मिलियन के सामने, तो इसलिए वी विल टेक इट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ओनली। हम इसे 1 मिलियन ही मान लेंगे, ठीक है? तो WA 1 मिलियन ही ले लेंगे इनटू 1000। और आपको ये असम्पशन साइड में शो करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने मान लिया अपने मन में और आपने लिखा नहीं, आपको लिखना है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं 15 को, ठीक है? अब आपको ये सॉल्व करना था, and after solving it you get the answer 1.25 into 10 raised to power minus 4 मोलर। प्रिया क्लियर हो गया आपको? यस सर। सर मेरा आंसर सही है सर, पीछे एनसीईआरटी में मिसप्रिंट दे रखा है। आपके एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है सर, पीछे मिसप्रिंट है सर शायद। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। सो सब लोग बताइए, these were the various methods of expressing concentration। क्या आपको concentration express करने के methods सभी लोगों को समझ में आ गए? स्पेशली दिस न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा जाता है। ये भी समझ में आ गया? तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना? दोबारा बोलिए। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी नहीं निकाली हमने, मोलैलिटी निकाली है। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी निकाली है ना हमने, जो ही, ठीक है? देखिए एक मास परसेंटेज पे एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। एक क्वेश्चन और करते हैं मास परसेंटेज पे बेस। एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब अभी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको करने में। लिखिए, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मालूम है आपको, H2C2O4, 11 gram of oxalic acid is present in 500 ml solution, present in 500 ml solution having density 1.1 gram per ml, density 1.1 gram per ml. Calculate the mass percentage of oxalic acid. Calculate the mass percentage of oxalic acid.
छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग करिए और इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। सर यस सर ऑक्सैलिक एसिड में .2H2O नहीं होता फॉर्मूला। वो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक, दो तरह के ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, एक एनहाइड्रस और एक हाइड्रेटेड, ठीक है। तो वो एनीवेज मैं आपको पहले ये बता दूं, ये क्वेश्चन पहले तो बताइए किसने पूछा? अखिला आपने? यस सर। अखिला, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या रेलेवेंट रखता है। हम कई बार हाइड्रेटेड भी ले लेते हैं और कई बार एनहाइड्रस भी ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैटर नहीं करता, क्योंकि इस क्वेश्चन में यू आर नॉट सपोज टू यूज द मोलर मास। आपको इसका मोलर मास कहीं पे यूज नहीं करना, इसलिए इट डजंट मैटर कि हाइड्रेटेड दे रखा है या एनहाइड्रस दे रखा है। आपको बस गिवन डेटा यूज करना है, आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन का एंड रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड। 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is dissolved in 500 ml of solution. 500 ml of solution having density 1.1 gram per ml. Having density 1.1 gram per ml. Calculate the mass percentage of oxalic acid. ओके प्रिया, इशिता, आमेश, तेजल आंसर चाहिए मुझे, आंसर भेजिए तेजल। जिज्ञासा आंसर भेजिए। माधव, अर्नव, ये दो आंसर कैसे भेज दिए? सर वो फर्स्ट वाला गलती से रॉन्ग टाइप हो गया। पुलकित, आपका आंसर गलत है, इसे चेक करिए दोबारा। परिणीत आंसर, अरुणिमा आंसर, माधव, और डाउट है तो हैंड रेस करिए। अग्रिम, जो ही आपका आंसर भी गलत है। खुशी, आपके आंसर में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। तेजल, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है? हाँ जी सर। मैं बताता हूँ अभी आपको। अंश आंसर, यस अनुष्का। सर पीपीएम सिर्फ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिफाइन करता है या सॉल्वेंट की भी? लाइक पीपीएम में सिर्फ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन? हाँ, पीपीएम जब भी दिया जाएगा ना तो आपको सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पीपीएम दे रखा है वो सॉल्यूट को रेफर कर रहा है ऑलवेज। व्हाई नॉट फॉर द सॉल्वेंट? देखिए मैंने आपको क्या बताया, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कितने पार्ट प्रेजेंट है इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के पार्ट ही कैलकुलेट करेंगे ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट नेग्लिजिबल नहीं है, सॉल्यूट नेग्लिजिबल है। जो चीज नेग्लिजिबल होती है उसी को तो हम पीपीएम में मेजर करेंगे ना। या सर, ओके गॉट इट। चलिए मैं बताता हूँ। काजल, सही है। कृपा, आपका भी आंसर गलत है। तेजल, माइक ऑन करिए। तेजल, यस सर। देखिए, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का मतलब है मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहले तो तेजल बताओ, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? हाँ सर।
बताइए मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमें कितना दे रखा है? बोलो। सर अभी मेरे पास बुक नहीं है, क्वेश्चन का सोर्स नहीं है अभी। तेजल आप क्लास में हो या नहीं हो, पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने बुक में से नहीं दिया ये क्वेश्चन, मैंने डिक्टेट करा था ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन द बुक। मुझे आज नेट प्रॉब्लम हो रही है इसलिए तो पता फिर नहीं आप मुझे ये बताओ ना कि आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप तो ये बोल रहे हो कि आपकी कैलकुलेशन एरर आ रही है। आपने ये कहाँ बोला मेरे को कि क्वेश्चन नहीं लिखा आपने? यू आर सेइंग कि कैलकुलेशन एरर आ रही है। मैं दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ। कृपा आप माइक ऑन करिए। यस सर। कृपा आपका भी आंसर गलत है। पहले बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। गिवन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दे रखा है? 11 ग्राम्स। 11 ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके ओके। तो वॉल्यूम दे रखी थी हमें 500 यस। और डेंसिटी दे रखी थी 1.1। तो दैट वुड बी 550। यस। तो हमें 550 रखना था नीचे इनटू 100। समझे? यस। आप देखिए आप में से एक स्टूडेंट ने 2.2 किसने आंसर भेजा था मुझे? खुशी शर्मा। यस सर। क्या आपने इस 550 में से ये 11 माइनस कर दिया था? हाँ नहीं, मैं डेंसिटी लेना भूल गई। आपने 500 रख दिया था नीचे। हाँ 500 तो वॉल्यूम है ना, हमें मास रखना है। ठीक है, सो आप समझ में आ गया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज 550। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2%। तेजल, बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और तेजल, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तेजल पहले तो बताइए, कैन यू हियर मी? एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, if 11 gram of oxalic acid is present in 500 ml of solution, is present in 500 ml of solution having density 1.1 gram per ml, density 1.1 gram per ml, then calculate the mass percentage of oxalic acid. Then calculate the mass percentage of oxalic acid. Excuse me, sir. Yes, Priya. एक मिनट प्रिया। तेजल, आपने क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस प्रिया। सर क्वेश्चन था सर मेरा, जो सर पार्ट्स पर मिलियन है वो केवल ग्राम में होगा या ml में भी हो सकता है? नहीं, वो हमेशा ग्राम में ही होगा। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन हमेशा ग्राम में लिया जाता है, बिकॉज जब कोई चीज बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है ना प्रिया, तो उसकी वॉल्यूम में मेजर करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट इन वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, तो उसको मास में ही मेजर करना प्रेफरेबल होता है, वॉल्यूम में मेजर करना प्रेफरेबल नहीं होता। सो दैट्स व्हाई जब नेग्लिजिबल अमाउंट होती है तो हम उसे मास में ही लेते हैं। ठीक है? यस सर। सर मेरे को एक डाउट तक पूछना था कि सर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या होता है मीनिंग? मेरे को सर that is a very simple thing. I suppose कि आपको मालूम होना चाहिए, ये कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों में ही वाटर मिला होता है। बट द थिंग इज दैट कि कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर मिला होता है किसी चीज के अंदर, और डाइल्यूट में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिला होता है। जैसे HCl है, HCl, आपने कभी HCl देखा है आपने रोहित? नो सर। HCl कभी लैब में नहीं गए? लैब में कभी HCl रखा हुआ नहीं देखा? नहीं सर, आज तक गया नहीं कभी लैब में। 10th में भी नहीं गए लैब में कभी? 10th में तो सर अच्छा, अनफॉर्चुनेटली 10th में आपका पूरा ऑनलाइन चला। चलिए, एनीवेज देखिए, HCl गैस होती है, HCl इज अ गैस। लेकिन जब आप लैब में जाओगे ना तो आपको दो बॉटल रखी हुई मिलेंगी, एक होगी डाइल्यूट HCl और एक होगी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, वो देखने में आपको लिक्विड नजर आएगी क्योंकि HCl ओरिजिनली गैस होती है, लेकिन उस गैस को जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट HCl की सॉल्यूशन बन जाती है। और जब उसी HCl गैस को कम वाटर में मिलाते हैं तो
तो वो कंसेंट्रेटेड HCl बन जाता है। सो कंसेंट्रेटेड मतलब जिसमें सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है, और डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम हो जाता है। ठीक है, सर वन मोर क्वेश्चन सर, मास परसेंटेज का कोई सिंबल है? मास परसेंटेज का नहीं, मास परसेंटेज इज द ओनली टर्म जिसका कोई सिंबल नहीं है। मास परसेंटेज को पूरा ही लिखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आर्यन सिंह ठाकुर। यस सर। आर्यन, आप ने 10th कौन से स्कूल से दी है? सर सनावर। ओके, सो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है किसी स्कूल में? यस सर। और आप यहाँ पे गाजियाबाद में एडमिशन लेंगे? यस सर। चलिए, ओके। आर्यन, मैं आपको पिछली 3-4-5 क्लासेस निकल चुकी हैं इस चैप्टर की, उसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, सो वो आप जरूर देख लीजिएगा, और उससे वो आप देख लेंगे, उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके बता दूंगा। ठीक है, सो अदरवाइज फिर आप कंटिन्यू कीजिए, पिछले जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे हम क्लियर कर लेंगे। ओके सर। ओके, चलिए। अग्रिम, अग्रिम